नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आरटीआई के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आरटीआई जो है उसके माध्यम से कोई भी दस्तावेज आप निकलवा सकते हैं। कुछ दस्तावेजों को छोड़कर आप किसी भी तरह का दस्तावेज निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आरटीआई में जो बेसिक चीज़ मैंने बता दी थी उसके आगे का वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आरटीआई के अंदर हम आरटीआई लगाते हैं। मैंने बताया था कि आरटीआई जो है एक सादे कागज़ पे आप लिख सकते हैं। इसके कुछ बने बनाए फॉर्मेट भी मिलते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। ठीक है, अगर फॉर्मेट नहीं मिलता है तो सिंपल सी बात है, एक सादा कागज़ लीजिए। हर डिपार्टमेंट में लोक सूचना अधिकारी होता है, आपको लोक सूचना अधिकारी ही लिखना है। आपको कोई मतलब नहीं कि कौन लोक सूचना अधिकारी है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें। सरकारी दफ्तर है, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, न्यायपालिका है, नगर निगम है, संसद भवन है, कुछ भी, कोई सा भी मंत्रालय है, कुछ भी है, आप सिंपल आरटीआई लिखिए, प्रति, फिर नीचे लोक सूचना अधिकारी महोदय। जिस जगह भी लगा रहे हैं उसको मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ लगा रहे, जैसे मेरा पुलिस स्टेशन विजयनगर इंदौर, तो मैं लिख रहा हूँ प्रति लोक सूचना अधिकारी, पुलिस स्टेशन विजयनगर इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उसमें विषय डाल दीजिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, और उसके बाद नीचे से अपना कंटेंट लिख दीजिए कि महोदय, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ जानकारियाँ चाहिए, उम्मीद है आप मुझे जानकारी उपलब्ध कराएंगे, कृपया मुझे निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और उसके बाद पॉइंट 1, 2, 3 पर जो भी जानकारी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई एफआईआर हुई है तो आप नीचे लिख दें कि मुझे उस एफआईआर की कॉपी देना है, कष्ट करें। सेकंड थिंग, उस एफआईआर में अब तक क्या कार्रवाई हुई उसकी कॉपी देना, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि या उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस तरीके से जो भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, अलग अलग जानकारियाँ होती हैं। कोई आप अपनी पर्सनल जानकारी भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई मार्कशीट नहीं मिल रही है, कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कुछ भी अगर आपका नहीं मिल रहा है, आप आरटीआई के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आरटीआई लगाने का तरीका होता है। और जब भी आरटीआई लगाई जाती है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, आरटीआई कभी हैंड टू हैंड देने ना जाएं। आरटीआई देने जब भी आप लगाने की नौबत आए, उसको बाय पोस्ट ही भेजें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, उसको बाय पोस्ट ही भेजें। कभी हैंड टू हैंड देने जाएंगे, उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति उस आरटीआई को लेगा ही नहीं, नाटक बहुत करेगा कि यार भैया ये क्या मांग रहे हो, इसका तो हमसे संबंध नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। कोई ज़रूरत नहीं दूसरे डिपार्टमेंट जाने की। आरटीआई की धारा 6(3) में साफ लिखा हुआ है कि अगर उस आरटीआई का संबंध उस व्यक्ति से नहीं है जिसके पास भेजी गई है, तो वो व्यक्ति या वो अधिकारी उस आरटीआई को सक्षम अधिकारी, मतलब जिससे संबंध हो, उसके पास ट्रांसफ़र करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आपने गलत आरटीआई लगाई है, हम आपकी आरटीआई खारिज करते हैं। वो ऐसी बात नहीं कर सकता है। उसको आरटीआई जो है उस व्यक्ति के पास पहुंचानी पड़ेगी, उस अधिकारी के पास पहुंचानी पड़ेगी जिससे उसका संबंध है। कि इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कोई आरटीआई एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो उसके नीचे एक लाइन और लिख दें कि अगर इसका संबंध आपसे नहीं है तो कृपया इसको सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का कष्ट करें। तो दोस्तों, आरटीआई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर तरह के केस में वो काम करती है। इससे पत्नी की सैलरी भी आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई सा भी केस हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, आपका ज़मीन का मामला है, या कुछ भी, आप किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी गवर्नमेंट अस्पताल में पढ़ते हैं, कहीं से भी आप ये कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर भी आरटीआई लग सकती है, किंतु वहाँ पर डायरेक्ट आरटीआई नहीं लगेगी। वहाँ पर आरटीआई लगेगी उस डिपार्टमेंट में जिसने उसको मान्यता दी है। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट कॉलेज है तो आरटीआई उस यूनिवर्सिटी में लगेगी जिसने उसको मान्यता दी है। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आरटीआई शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग का ऑफिस हर शहर में होता है, वहाँ पे लगेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट के मेडिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस भी हर शहर में होता है, वहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर है उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर भी आरटीआई लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आरटीआई का बेसिक नॉलेज पिछली बारी मैंने आपको दिया था। आरटीआई में 30 दिन के भीतर, अधिकतम 30 दिन के भीतर जवाब देने का प्रावधान किया गया है। अगर 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी जवाब नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है, तो लोक सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। और वो जुर्माना जो है मुआवजे के तौर पर जिसने आरटीआई लगाई है उसको दिलवाया जाता है। ये आरटीआई का नियम है। दोस्तों, इसके बाद हमने आरटीआई लगा दी,
30 दिन हो गए, जवाब नहीं आया। तो दोस्तों अगर जवाब नहीं आया तो फिर इसके बाद का सॉल्यूशन है वो है फर्स्ट अपील। ठीक है, प्रथम अपील। प्रथम अपील क्या होती है दोस्तों? सीधी सी बात दोस्तों, प्रथम अपील जो होती है वो उसी डिपार्टमेंट में होती है जहां पर आपने आरटीआई लगाई है। उसमें सिंपल ये लिखना, अगर जवाब नहीं आया है तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रति प्रथम अपीली अधिकारी महोदय, और नीचे वो डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील हेतु आवेदन पत्र। और उसके नीचे जो भी आपको लिखना है कि सर मैंने इस डिपार्टमेंट में इस तारीख को आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे ये जानकारी चाहिए थी, किंतु लोक सूचना अधिकारी ने 30 दिन का समय पूरा होने के बावजूद भी मुझे अब तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः मेरा निवेदन है कि उक्त मांगी हुई जानकारी मुझे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें और लोक सूचना अधिकारी को भी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा करके आप वो प्रथम अपील में धन्यवाद वगैरह लिख के साइन वाइन करके जो आपने आरटीआई लगाई थी उसकी कॉपी भी उसमें लगा दें और उसको बाई पोस्ट जहाँ पर भेजना वहाँ भेज दें। ठीक है। जब नॉर्मल आरटीआई एप्लीकेशन लगता है तो दोस्तों पूरे भारत में नियम उसकी फ़ीस 10 रुपये है। तो 10 रुपये अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आता है दोस्तों, जो डाक खाने में मिलता है, वो लगा सकते हैं। या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने हैं 10 रुपये को लेकर। कुछ लोग नगद देने का नियम पूरे इंडिया में, लेकिन हम बाई पोस्ट अगर भेजेंगे तो हमको पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पोस्टल ऑर्डर के अलावा दोस्तों 10 का स्टाम्प पेपर भी लगाया जा सकता है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा अलग अलग राज्यों में जो पेमेंट करना है आरटीआई में 10 रुपये का मात्र, उसको लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आरटीआई लगती है। फर्स्ट अपील के बारे में मैंने बताया तो उस तरीके से फर्स्ट अपील लगती है। कई बार रिप्लाई तो आ जाता है मगर जो आपने मांगा है उसको दिया नहीं, उन्होंने कुछ बहाने बना दिए या फिर घुमा फिरा के दिया या फिर एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं दिया, है ना। तो सीधी सी बात है, उसमें भी आपको फर्स्ट अपील ही करना है और उसमें फर्स्ट अपील में फिर आपको बताना है कि किस तरीके से आपको जो जानकारियाँ दी गई हैं वो जानकारियाँ सही नहीं हैं। ठीक है। ये तो फर्स्ट अपील की बात हो गई दोस्तों। इसके बाद अभी अगर जानकारी नहीं मिल रही है, फर्स्ट अपील का दोस्तों टाइम होता है मतलब 30 दिन के भीतर फर्स्ट अपील में भी आपको जानकारी मिल जानी चाहिए। और कई बार 45 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें रूल दिया हुआ है कि फर्स्ट अपील में 45 डेज के भीतर जिसने आरटीआई लगाई है उसको जानकारी मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट अपील लगती है। इसके बाद अगर फर्स्ट अपील में भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, तो फिर दोस्तों आपको करनी है सेकंड अपील। ये आखिरी अपील होती है आरटीआई में। ये कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है राज्य सूचना आयोग में। हर राज्य में एक राज्य सूचना आयोग बना हुआ है। अधिकतर राज्य सूचना आयोग का जो पूरा जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वो उस राज्य की राजधानी में होता है या फिर किसी बड़े शहर में भी हो सकता है। ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग में कुछ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी बैठते हैं, कुछ रिटायर बड़े ऑफिसर भी बैठते हैं, ये सब जज बनकर बैठते हैं। ठीक है। ये कोर्ट ही होती है एक तरीके से। और अगर आपको जानकारी नहीं मिली है फर्स्ट अपील में भी, तो फिर आप फर्स्ट अपीली अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी की शिकायत वहाँ भेजिए। साथ में जो जो आरटीआई आपने लगाई वो भी आप भेजिए, और साथ में वहाँ पर आप जानकारी हेतु एक नया आवेदन भी भेजिए जिसमें लिख दीजिए द्वितीय अपीली अधिकारी या फिर प्रति राज्य सूचना आयुक्त महोदय, और फिर नीचे राज्य सूचना जो आयोग है उसका एड्रेस, और विषय में लिख दीजिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील या सेकेंड अपील। और फिर उसके नीचे मेंशन कर दीजिए सब कुछ कि श्रीमान मैं यहाँ का निवासी हूँ, ऐसा वैसा, मैंने ये जानकारी मांगी थी, लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी, मैंने फर्स्ट अपील लगाई उसमें भी जानकारी मुझे नहीं मिली, या आधी अधूरी जानकारी मिली, या जो बहाना वो बना रहे जानकारी ना देने का वो बहाना गलत है। इस तरीके से पूरा मेंशन कीजिए उसको, और उसके साथ में सभी आवेदन जो अब तक आपने लगाए हैं वो सब लगा के उसको बाय पोस्ट ही आपको भेजना है। राज्य सूचना आयोग जो होता है जहाँ पर सेकंड अपील होती है दोस्तों, वहाँ पर आपका नंबर आएगा और फिर वहाँ सुनवाई होती है जैसे कोर्ट में होती है। वहाँ जज बैठे रहते हैं, उनके सामने सभी पार्टियों को बुलाया जाता है और उनको लगता है कि बंदे ने सही आरटीआई लगाई थी, जिनाइन है, इसको जानकारी मिलनी चाहिए, तो वो आपको जानकारी उपलब्ध भी कराएंगे। साथ में आपको 25,000 रुपये तक का अधिकतम मुआवजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि आरटीआई में नियम है कि जानकारी ना देने पर 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो बहुत काम की होती है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो दोस्तों, या फिर क्या कहते हैं चाहे 498 का मामला हो, या कोई सा भी क्रिमिनल केस आप पे चल रहा हो, किसी की कोई जानकारी निकलवानी हो, कुछ भी करना हो तो आरटीआई का सहारा दोस्तों लिया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखें, आरटीआई में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है वो नहीं मांगी जा सकती, या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो वो नहीं मांगी जा सकती। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगर आरटीआई के तहत भारत सरकार से जानकारी मांगे कि परमाणु बम कैसे बनता है और उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो भारत सरकार ये जानकारी आपको नहीं देगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आरटीआई के तहत वही जानकारी मांगी जा सकती है जो पर्सनल, का मतलब आप किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। कोई रिकॉर्ड है आपका, कुछ भी है, वो आप मांग सकते हैं। दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन पर्सनल की एक परिभाषा है। पर्सनल का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी पर्सनल बोल देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अपॉइंटमेंट अगर हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में, अब वो व्यक्ति गलत तरीके से उसका अपॉइंटमेंट हुआ, अब किसी ने आरटीआई लगाई, तो ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि अरे ये तो इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नो, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी जानकारी अगर कोई मांग रहा है तो वो देना पड़ेगी। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की भी एक परिभाषा है, ऐसा नहीं कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कई डाउट आपके मन में आए भी होंगे। तो जो डाउट आपके मन में आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आप मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ पर्सनल जानकारी आपको चाहिए, तो दोस्तों आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, लेकिन सॉरी, कॉल नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एडवाइस देने की एक नॉमिनल फ़ीस लेता हूँ, सिर्फ वन टाइम, हर बार नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक बार ही मैं फ़ीस लेता हूँ, बार बार मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये एक तरीके से प्रोफेशन है, साथ में सर्विस भी है। जो परेशान है उसके अपन थोड़ी मदद कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार मुझे कॉल लगाएंगे मैं उतनी बार आपसे फ़ीस लूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं वन टाइम फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे चाहें तो मुझे क्या कहते हैं, कॉल से पहले आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने कई बार डिस्कस किया है, 7415114449, और मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8109695449। इन दोनों पे आप मुझे पहले मैसेज ही करें, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊँगा। डायरेक्ट कभी फ़ोन मुझे ना लगाएं, ये निवेदन है। और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें। आप भारत में रहते हैं जहां भ्रष्टाचार कैंसर बनकर दौड़ रहा है।